बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे अपने इस बुक का, और इस चैप्टर का टाइटल है S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे डीमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू वेरियस ब्लॉक्स। डीमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू वेरियस ब्लॉक्स का मतलब ये है कि हम इसमें देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को हम डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट ब्लॉक्स में कैसे डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। इसके अलावा हम इसमें स्टडी करेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, और पीरियोडिक टेबल में उसका क्या ट्रेंड है, किस तरह से ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, वेरी करती हैं अलॉन्ग द पीरियड एंड अलॉन्ग द ग्रुप। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड है, एटॉमिक रेडियस इंक्लूडेड है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहले टॉपिक का नाम है पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 3 बेटा स्टार्ट होता है सोडियम से, और इसका एंडिंग एलिमेंट है आर्गॉन। आप इसमें देख सकते हैं, ये मेरा पॉइंटर जो है वो आपको इंडिकेट करेगा कि ये शो कर रहा है जो एलिमेंट इस पीरियड में मौजूद है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन एंड आर्गॉन, ये सारे जो है वो इस पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अब इसमें ये जो टॉपिक है, इसमें दो हम वे से इस पीरियड को स्टडी करेंगे। एक तो सबसे पहले हम इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम, एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एटम इज़ इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। That is how the electrons are distributed into various shells and subshells around the nucleus. आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी है, एंड यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। ये जो इसमें Ne विद स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, एक्चुअली ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? ये कोर कन्फिग्रेशन को इंडिकेट कर रहा है। कोर कन्फिग्रेशन यानी इंटरनल कन्फिग्रेशन, ये बता रहा है कि इंटरनल कन्फिग्रेशन जो है वो किससे उसकी मैच कर रही है, नियॉन से। और जो बाहर वाली कन्फिग्रेशन है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, वो उसकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है। इसका वैलेंस शेल जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 3s एंड इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 3s1। इसी तरह से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है बेटा जो नोट करने के काबिल है, वो ये कि हर एटम में, हर एलिमेंट के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहा है, और शेल जो है वो 3rd ही है। 3 नंबर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? इसमें नंबर ऑफ़ शेल को इंडिकेट कर रहा है। शेल रिमेन्स द सेम and the number of electron goes on increasing, right? And next is the quick quiz. There are 2 questions in this quiz, and at the end of this chapter I will also share the answers of these questions, but for you it is an assignment that you should write the structures of the elements given in this quiz. You can compare. Next topic is trend in the atomic radius. Atomic radius is also an atomic property, and it depends upon the electronic configuration and number of shells in the atom. Whenever we move in a period from left to right, the atomic radius goes on decreasing as we move from left to right in a period. There are many factors which govern these, and the most prominent factor is the effective nuclear charge. Effective nuclear charge refers to the attractive pull of the nucleus on the outermost electron. And जैसा कि हम पहले देख चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कि शेल सेम रहता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। और स्टूडेंट्स, जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कॉरिस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो शेल वही है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, और उसके पैरेलल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस की पुलिंग फोर्स है ऑन द वैलेंस शेल वो इंक्रीज़ हो रही है, जबकि वैलेंस शेल वही है, दैट इज़ नंबर 3rd। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर न्यूक्लियर पुल इंक्रीज़ हो रहा है और शेल वही है, तो वो न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से
जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एटॉमिक साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाएगा और आयनिक साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाएगा। आप इस टेबल में देख सकते हैं, थर्ड पीरियड सोडियम का आयनिक साइज़ है 0.95, मैग्नीशियम का आयनिक साइज़ 0.65, एल्यूमिनियम का 0.50 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं कि जो कैटायनिक साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है एज वी आर मूविंग फ्रॉम सोडियम अप टू क्लोरीन। इसमें आर्गॉन नहीं डिस्कस किया हुआ क्योंकि आर्गॉन इज़ नोबल मेटल और उसका कोई कैटाइन नहीं बनता, इसलिए उन्होंने क्लोरीन पे आके इस ट्रेंड को ख़त्म कर दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ऑल्सो एन एटॉमिक प्रॉपर्टी एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द electronic configuration, the distribution of electrons. You can see that as we move from left to right in this bar graph, 13.1 is the bar graph of the electronegativity of the elements of period number third. You can see that as we move from left to right, from sodium to chlorine, the electronegativity goes on increasing. And what is electronegativity? You have already discussed or studied in your previous classes that electronegativity is the measure of the tendency of an atom to attack the shared pair of electron or the bonding pair of electron. On the Pauling scale, the most electronegative element of the periodic table is fluorine, and it is assigned value of 4.0, and the least electronegative elements are cesium and francium, and they are assigned the value of 0.7. And if we talk about the trend, as we move from left to right, the electronegativity increases because the effective nuclear charge increases and the pulling force of the nucleus also increases due to decreased atomic size. That's why electronegativity goes on increasing as we move from left to right, and on the other hand, it decreases as we move from top to bottom in a group. Next is the explanation of the trend, and I have already explained you the trend. Next are the physical properties. Physical properties are the properties which depend upon the structure and the arrangement of atoms or bonds in an element. If we talk about the structure of element in this period, there are three elements. The first three elements of this period are metallic. They have metallic structure, that is they consist upon metallic bonding, and the silicon has a giant covalent structure, and the rest element, that is phosphorus, sulfur, chlorine and argon, are the simple molecules. Simple molecule, they may consist upon one atom or more than one atoms. Now we will discuss these structures in detail. Then three metallic structure, that is sodium, magnesium and aluminium, are the metallic elements and they have the metallic structure. You know that metallic structure depends upon metallic bonding, and how a metallic bond is formed. It is formed by the freely moving electrons of the metal and the leaving behind positively charged, and the attractive force between the free electrons and the positively charged atoms creates a metallic bond. You can see that sodium is a 8 coordinated element because it is touched by 8 other atoms. Magnesium and aluminium are 12 coordinated, that is at once and at the same time they are touched by 12 other atoms in the closely packed structure of the metal. Next is the giant covalent structure. Silicon has the giant covalent structure because it has property to bind with other silicon atoms, and like diamond, silicon is making bond with other atoms in three-dimensional way, so it forms a giant structure. And there are four simple molecular structures, that is phosphorus, sulfur and chlorine. Phosphorus has a category white phosphorus as well as red phosphorus also exists. Sulfur has two its crystalline form, that is rhombic and monoclinic sulfur, and they have the molecular structure, and these molecular structures, either they are liquid or solid state, their atoms are held by van der Waals forces. Electrical conductivity decreases as we move from left to right. The first three metallic elements are highly electrical conductive element because they are metal, they have free electrons, and free electrons make them conductor. And as we move from left to right, the metallic character goes on decreasing, the free electrons are not available for the conduction of electrical current, so the rest of the elements are least conductor. Next we talk about trends in melting and boiling point. You can see in this bar graph, red part is indicating the boiling point and green part is indicating the melting point. You can see that boiling point of aluminium is higher among all these elements. As we move from left to right, the boiling point should increase, but up to aluminium they increase, and from aluminium up to argon it decreases, and melting point goes on increasing, but silicon has the highest melting point. The reason is that silicon has a giant covalent structure, and the covalent bonds of the silicon atoms are very strong, so it is very difficult to break the bonds and melt the silicon element, so it has the highest melting point.
And if we talk about the 4 molecular elements, you can see that phosphorus consists of 1 molecule of phosphorus consists upon 4 atoms of phosphorus. 1 molecule of sulfur consists upon 8 atoms of sulfur, and chlorine consists upon 2 atoms, and argon consists upon 1 atom. And the important thing is that this figure also give us a comparison of the sizes of these molecules. Up till now, these are the physical properties. The chemical properties we will discuss in the next lecture. Until then, Allah Hafiz, take care and learn all these by heart.